नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली आपने एक न्यूज सुना होगा, जेट एयरवेज फिर से शुरू होने वाला है। आपको पता है एक टाइम पे जेट एयरवेज बहुत ही सक्सेसफुल एयरलाइंस था। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये बंद हो गया था, काफी सालों से ये चल नहीं रहा था। अब जाके जेट एयरवेज दूसरे कोई कंपनी ने खरीद लिया है। अब इनके जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो रिज्यूम होने वाला है। तो न्यूज आया था, अकॉर्डिंग टू द कंपनी जेट एयरवेज इज ऑल सेट टू रिज्यूम डोमेस्टिक ऑपरेशंस विद इट्स फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई बाय क्वार्टर 1 ऑफ 2022। मतलब अगले साल पहला ही क्वार्टर में इनका तो बेसिकली जेट एयरवेज का रिवाइवल होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम जेट एयरवेज में जो हुआ था एक्चुअली वो इसके जो बैकग्राउंड है इसके बारे में हल्का सा डिस्कस करेंगे। एक केस स्टडी की तरह मैं डिस्कस करूंगा। आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा, फिर भी इस वीडियो में एविएशन सेक्टर के बारे में भी मैं काफी कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। जेट एयरवेज वाली जो कहानी है एक केस स्टडी की तरह आप सुनिएगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसके पास जेट एयरवेज में काफी कुछ इश्यू होने के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास ये पहुंच गया था, जिसकी वजह से जेट एयरवेज का ऑपरेशंस बंद हो गया था। अब जाके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये जो कार्लोक जलान प्लान को अप्रूव किया। बेसिकली कार्लोक जलान ही ये जेट एयरवेज को भी खरीदा है, यही अभी ऑपरेशंस करेंगे जेट एयरवेज का। तो इनका जो प्लान है एयरलाइंस को रिवाइव करने का, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट भी किया है। तो प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग द ग्राउंडेड कैरियर इज ऑन ट्रैक वाइल द एक्सिस्टिंग एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। देखिए एयरलाइंस को चलाने के लिए एक एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होता है, तो अभी इनका जो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है ये अभी वैलिड नहीं है, तो उसका रिवैलिडेशन अभी चल रहा है। अब दोस्तों जेट एयरवेज का बैकग्राउंड एक बार चेक कर लेते हैं। ये सेटअप हुआ था 1993 में। 1995 में इनको शेड्यूल्ड एयरलाइन का स्टेटस मिल गया। बहुत ही जल्दी इनका मार्केट शेयर हो गया 20%। एंड उस टाइम पर इंडियन एयरलाइंस के बाद टॉप एयरलाइंस बन गया जेट एयरवेज। 2005 में लंदन तक, 2007 से इनका प्रॉब्लम शुरू हो गया। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टेड गोइंग डाउन एंड ए स्लो एंड पेनफुल प्रोसेस left an aircraft carrier once boasting a fleet of 120 aircraft with only 7 planes in April 19। एक टाइम पे इनके पास करीब 124 एयरक्राफ्ट थे। 2019 तक वो बन गया 7 और धीरे धीरे इनका ऑपरेशन पूरा बंद ही हो गया। इट वॉज फाउंडेड बाई नरेश गोयल। एंड देखिए जेट एयरवेज ऐसा पहला एयरलाइंस कंपनी नहीं जो इंडिया में बंद हो रहा है। इट इज द 7th डोमेस्टिक कैरियर टू शटर ऑपरेशंस इन द पास्ट 5 years। कई सारे रीजन से कई सारे डोमेस्टिक एयरलाइंस को शट डाउन करना पड़ा इंडिया में, उसमें 7th है जेट एयरवेज। अब दोस्तों व्हाट हैपेंड विद जेट एयरवेज? जेट एयरवेज के साथ ऐसा हुआ क्या था? इन 2007 जेट एयरवेज इंकर्ड डेब्ट टू फंड इट्स एक्सपेंशन। देखिए बड़े बड़े बिजनेस एंटिटीज का फेल होने का एक कारण है वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन के चक्कर में ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लोन बैंकों से उठाता है, फिर एज सस्पेक्टेड काम नहीं चलता है, इसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो जाता है। जेट एयरवेज के साथ भी यही हुआ था। इन्होंने 2007 में डेब्ट रिडन एयर सहारा को खरीद लिया एंड रीब्रांडेड इट एज इट्स लो कॉस्ट सब्सिडरी जेटलाइट। इन्होंने एक नया सब्सिडरी खोल दिया जेटलाइट करके, और ये जेटलाइट एज एक्सपेक्टेड नहीं चल पाया। क्यों? अनफॉर्चुनेटली बर्डन ऑफ द डेब्ट कोइंसाइडेड विद द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ जिसकी वजह से पूरा डिमांड डाउन हो गया, ऑयल प्राइसेस भी सर्ज हो गया। एयरक्राफ्ट में जो ऑयल यूज होता है ATFK -50 है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल केरोसिन -50। -50 मतलब इनका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जैसे पेट्रोलियम का दाम बढ़ा तो ATFK का भी दाम बढ़ा और जेट एयरवेज या जेटलाइट सर्वाइव नहीं कर पाया। एंड 2013 में क्या हुआ, नए नए डोमेस्टिक एयरलाइंस आ गया जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट, वे भी कम दामों में, इनका भी एयरफेयर काफी लो था, तो मैक्सिमम पैसेंजर्स जेट एयर, इंडिगो, स्पाइसजेट जैसे एयरलाइंस में ट्रैवल करने लग गया और इनका और भी लॉस हो गया। इसके बाद क्या हुआ? टू मेक थिंग्स वर्स दिस वाज कंपेन्ड विद हाई फ्यूल प्राइसेस एंड स्लो डोमेस्टिक ग्रोथ। इनका ग्रोथ पूरा स्लो हो गया, नेगेटिव हो गया। इनको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक पैसे नहीं थे। बाद में जितने बैंक्स, कम से कम 26 बैंक से इन्होंने लोन उठा रखे थे, वो सारे बैंक्स मिलकर इनको पूछने लग गया कि हमें पैसे वापस दो। इनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से जेट एयरवेज वाज ग्राउंडेड इन अप्रैल 2019 ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर। ये सारे फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से जेट एयरवेज को ग्राउंड होना पड़ा, बेसिकली शट डाउन करना पड़ा। एंड 2019 में ही ये जो 26 बैंक्स है ना, इन्होंने मिलकर एक कंसोर्शियम बना के, जिसको SBI लीड कर रहा था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में पहुंच गया ये ड्यूज को रिकवर करने के लिए। अब दोस्तों हु आर द न्यू ओनर्स ऑफ एयरलाइंस? एक है दुबई बेस्ड बिजनेसमैन मुरारी लाल जलान एंड कैलरो कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड इन लंदन। जेट एयरवेज का पूरा जो डेप्ट है वो 78.1 बिलियन रुपीस है। इसमें से 3.8 बिलियन रुपीस वो लोग अभी पे करेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, सम 1.9 बिलियन रुपीस 6 महीने के अंदर दे देंगे, एंड बाकी जो है
कूपन इशू करेंगे। बेसिकली कूपन जब मैच्योर हो जाएगा ना तब इनको पैसे मिल जाएगा, उसके लिए एयरलाइंस चलना जरूरी है। आप देखिए इन न्यू ओनर्स को और भी कुछ ऑफर दिया है, जैसे 9.5% स्टेक जेट एयरवेज में एंड 7.5% इंटरेस्ट इन जेट प्रिविलेज। अब ये जेट प्रिविलेज क्या है, ये कैरियर का जो लॉयल्टी एंड रिवार्ड्स मैनेजमेंट कंपनी है उनका भी शेयर दे देगा एंड जेट एयरवेज में पूरा 9.5% स्टेक भी दे देगा। तो दोस्तों ये थी जेट एयरवेज की कहानी। देखिए इस तरह की केस स्टडीज आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पढ़ के सब कुछ नहीं होता, आपको केस स्टडीज के बारे में मालूम होनी चाहिए। इंडिया में जो बड़े बड़े कंपनीज है इनकी ग्रोथ डिक्लाइन ये सब के बारे में भी बेसिक आइडिया होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको बताया। अब हम काम की बात करते हैं, एविएशन सेक्टर इन इंडिया। अब मैं जितना पॉइंट बोलने वाला हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सिविल एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया हैज एमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। देखिए सिविल एविएशन इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में अगर देखने से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री से अपना देश में। वैसे बहुत रिस्क है सिविल एविएशन में, ये आपको पता ही है। इंडिया पैसेंजर ट्रैफिक स्टूड एट 115.37 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21। ठीक है, इंडिया डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स कितना था, 1062,000 एंड 135,000 रेस्पेक्टिवली इन फाइनेंशियल ईयर 21। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स देखिए इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू रुपीज 9.5 लाख करोड़ बाई 2021। मतलब इतने इंडियंस एक तो एयरलाइंस को यूज कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ भी इससे हमें समझ में आता है। ठीक है, मतलब एयरवेज या एयरलाइंस यूज करने वाला लोग इनकी जो खर्चा है वो 9.5 लाख करोड़ तक होने वाला है। फर्दर द राइजिंग डिमांड इन सेक्टर हैज पुश द नंबर ऑफ एयरप्लेन्स ऑपरेटिंग इन द सेक्टर। अब इंडिया में जो सिविल एविएशन सेक्टर में एयरक्राफ्ट भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आजकल लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं एयरलाइंस जो है। अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो DPIIT है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में DPIIT डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री का अंदर आता है। इन्होंने ये बोला है FDA इन्फ्लो इन इंडियाज एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है ना इंक्लूडिंग जो एयर कार्गो वगैरह है, वो 2.95 बिलियन तक पहुंच गया बिटवीन अप्रैल 2000 एंड मार्च 2021। समझ गए एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट आ गया एयर सेक्टर में। नंबर ऑफ एयरप्लेन्स इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1100 प्लेन्स बाई 2027। मतलब हमारे सिविल एविएशन इंडस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन्स होने वाला है 1100। पर देखिए दोस्तों सिविल एविएशन सेक्टर हमेशा एक रिस्की बिजनेस है। क्यों, जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, उसमें क्या हो गया, पूरे इनका बिजनेस ही डाउन हो गया होगा, तो लॉस होता है, क्योंकि मैक्सिमम एयरक्राफ्ट जो है ना वो ये लीज में लेते हैं। कोई एयरलाइंस जो है एयरक्राफ्ट को खरीदते नहीं है, जो बोइंग से या लॉकहीड है, लॉकहीड मार्टिन है, इस तरह की बड़े बड़े जो कंपनीज एविएशन कंपनीज जो एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करते हैं उनसे ये खरीदते कम है, बल्कि ये लीज में लेते हैं। ठीक है, इतने सालों के लिए इतने पैसे देना पड़ता है, बस लीज में लेते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट को खरीदना मतलब बहुत पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगता है। तो अगर इनका बिजनेस डाउन हो जाता है तो इनके लिए बहुत बड़ा ब्लो हो जाएगा। समझ गए। अब दोस्तों एविएशन सेक्टर में इंडिया का मेजर चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहला है रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस। ये गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है। ये क्या कहता है, इट मैंडेट एयरलाइंस टू फ्लाई ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ फ्लाइट्स इन स्मॉलर अनप्रॉफिटेबल एयर रूट्स। मतलब इनके पूरे फ्लाइट्स के कुछ परसेंटेज छोटे मोटे अनप्रॉफिटेबल एयर रूट्स में ऑपरेट करना होता है, जिसकी वजह से इनका लॉस होता है। एक चैलेंज है। दूसरा है लोअर कैपेबिलिटीज। कुछ छोटे मोटे एयरपोर्ट्स में जो वर्किंग कल्चर है या वर्किंग कैपेसिटी है ये एज पर द स्टैंडर्ड्स नहीं होता है। जैसे इनकी एयर नेविगेशन मैनेजमेंट जो है सही नहीं होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब जो टावर से जो एयरक्राफ्ट में बात करते हैं ना रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू, वो सब सही नहीं होता है। एयरलाइन स्लॉट्स वेटिंग ज़्यादा है, मतलब एयरक्राफ्ट लैंड होने के बाद पार्क करने के लिए जगह कभी कभी नहीं मिलता है। टेक ऑफ टाइम पे हो नहीं पाता है क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से। तो ये सब भी इशू है। तीसरा है 134 रूट्स विच वेर अवार्डेड अंडर द उड़ान स्कीम हैव नॉट बिकम फंक्शनल येट। देखिए उड़ान स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट लेके आया था। इनमें जो 134 रूट्स गवर्नमेंट ने अवार्ड किया था ना, ये अभी तक फंक्शन नहीं है। एंड हिंडरलैंड ऑफ द कंट्री इज नॉट इट कंप्लीटली कनेक्टेड। हिंडरलैंड मतलब जो इनसाइड एरिया से, इनर एरिया से, ये अभी तक कनेक्टेड नहीं है। देखिए एविएशन सेक्टर में जितने एयरलाइंस है उनको अगर सर्वाइव करना है तो ज्यादा बिजनेस चाहिए, ज्यादा लोग एयरलाइंस यूज करना चाहिए। जब आपकी कनेक्टिविटी पूरा नहीं हुआ है तब इनका बिजनेस कैसे होगा, है कि नहीं। अगला है एब्सेंस ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है दोस्तों, देखिए एयरक्राफ्ट में टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना होता है। जैसे इंजन में 100 आवरली इंस्पेक्शन, 500 आवरली इंस्पेक्शन, 1000 आवरली इंस्पेक्शन, मतलब इतने घंटे फ्लाइंग करने के बाद इनका मेंटेनेंस करना होता है। आप देखिए मैक्सिमम एयरक्राफ्ट जो है ना ये हम बाहर से खरीदते हैं। इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन तो होता नहीं है, तो बाहर से खरीदने की वजह से इनकी मेंटेनेंस के लिए बाहर लेके जाना पड़ता है। अगर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ही होगा तो ये काम इजी हो जाएगा ना। अब एयरलाइंस को ये मेंटेनेंस करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ता है। तो ये भी एक चैलेंज है। अब दोस्तों वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एविएशन सेक्टर को बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव रहा है।
ये भी तो बताना जरूरी है। देखिए मार्च 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज 392 रूट्स अंडर द उड़ान बिडिंग प्रोसेस। देखिए उड़ान 4.1 के अंदर गवर्नमेंट ने 392 रूट्स प्रपोज किया है। अब इसका काम होना बाकी है, पर प्रपोजल तो हुआ है, अच्छी बात है। उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ये बेसिकली एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। हमारे देश में हिंडरलैंड्स में जितने रीजनल एयरपोर्ट्स हैं उसको आपस में कनेक्ट करेंगे एंड मेक फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर द पॉपुलेशन। जो आम जनता है, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है बड़े बड़े टिकट्स खरीदने के लिए, उनको लो रेट्स में, लो फेयर्स में एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करने का सुविधा बना के देगा उड़ान स्कीम। ये बेसिकली एक 10-year स्कीम है। एयरलाइंस हैव टू प्रोवाइड ए मिनिमम ऑफ 9 एंड ए मैक्सिमम ऑफ 14 उड़ान सीट्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। देखिए इसमें क्या है, सारे एयरलाइंस को मिनिमम 9 मैक्सिमम 14 उड़ान सीट्स देना है, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट्स में। सब्सिडाइज्ड रेट्स मतलब क्या है? देखिए कम रेट में देना है, जो डिफरेंस अमाउंट है वो एयरलाइंस को गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरह आम जनता को अफोर्डेबल बना देगा एयर टिकट्स जो है। और क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। एविएशन एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग, एस्टिमेटेड डायरेक्ट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर बाय 2024। मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा इज अबाउट 3.3 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगा एविएशन सेक्टर में। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो जेट एयरवेज की केस स्टडी के बारे में मैंने बताया, बाद में जितने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड चैलेंजेस इन एविएशन सेक्टर, ये सब के बारे में। तो आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए